Hello learners. So in today's lecture, we are going to that is discuss about limitation net. जो आपके मेंस के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम योर लिमिटेशन है, सो वो टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के लेक्चर में। कैसे आप इनके आंसर्स लिखोगे सो दैट आपका ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर कर सको। तो अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है आपके प्री का, अभी जस्ट 2-3 दिन हुए हैं पेपर हुए हुए। तो अगर आपका स्कोर 400 प्लस टच कर रहा है तो देन स्टार्ट इमीडिएटली प्रिपेयरिंग फॉर योर हरियाणा जुडिशरी एग्जाम, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो है स्कोर जर्नली इतना ही लाई कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कट ऑफ अगर आपका 400 प्लस है तो दैट इज अ सेफ स्कोर। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। ठीक है कि लिमिटेशन एक्ट जो है आपकी रेमेडी को बार करता है बट आपके राइट को बार नहीं करता। एक्सप्लेन। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप क्या लिख के आओगे कि लिमिटेशन है क्या, कि व्हाट इज रूल ऑफ लिमिटेशन। सो लिमिटेशन एक्ट क्या करता है आपका। तो लिमिटेशन जो है आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच यू कैन नॉट फाइल अ सूट। ठीक है, जुडिशियल रेमेडी जो है बार हो जाती है, तो उसके बाद जो है आप जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। तो सबसे पहले तो हम ये चीज लिखेंगे। तो द रूल ऑफ लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर। ये क्या है, ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है। इट डज नॉट ईदर क्रिएट और एक्सटिंग्विश राइट। ना तो ये क्रिएट कर रहा है और ना ही ये एक्सटिंग्विश कर रहा है राइट को। तो साथ साथ आप जो है इसको लिख भी सकते हो इफ यू वांट। तो हाउ विल राइट, सबसे पहले आप लिखोगे कि लिमिटेशन है क्या। ठीक है, व्हाट इज लिमिटेशन। उसके बाद हम इसमें मेंशन करेंगे कि लिमिटेशन जो है आपका ना तो वो दैट इज नॉट ईदर क्रिएटिंग और एक्सटिंग्विशिंग राइट। ना तो वो क्रिएट कर रहा है और ना ही वो एक्सटिंग्विश कर रहा है आपके राइट को। सो these are not meant to destroy the rights of the parties. So after that you will write down, so what is लिमिटेशन जो है ना तो वो डिस्ट्रॉय कर रहा है पार्टीज के राइट्स को, तो फिर किस लिए है लिमिटेशन एक्ट। सो द लिमिटेशन एक्ट इज दे आर मेंट टू सी द प्लेंटिफ डज नॉट, कि प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करे, जो भी टाइम पीरियड उसको प्रोवाइड किया गया उसी में सूट फाइल करे, वो डिले ना करे सूट फाइल करने के लिए। अगर वो डिले करेगा तो एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा, दैट विल बी डिफेंडेंट को बहुत डिफिकल्टी आएगी। सो देयर विल ऑलवेज बी अ हैंगिंग स्वॉर्ड ऑन द हेड ऑफ द डिफेंडेंट। So what is the purpose behind this is they are meant to see that the plaintiff does not take a delaying tactics but seeks remedy within the period that is provided by the legislature. जो रेमेडी उसको लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड की है वो उसके अंडर जो है अपना सूट इंस्टीट्यूट करे। So the right continues to exist even though the remedy is barred by the limitation. तो राइट जो है वो कंटिन्यू करता है एग्जिस्ट करना इवन दो की जो रेमेडी है वो बार हो जाती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस, इसकी एक एक्सेप्शन भी है। आप इसमें बिफोर आई डिस्कस द एक्सेप्शन आप इसमें एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, दैट इज यू कैन गिव एन एग्जांपल दैट अ राइट टू डेट does not cease to exist only, right to debt does not cease to exist only, जो राइट टू डेट होता है वो सीज नहीं कर जाता बिकॉज इट्स रिकवरी इज बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। तो अगर ए ने बी को डेट दिया है, ए ने जो है बी को पैसे दिए हैं, ठीक है, ए गेव मनी टू बी, बी के पास 3 साल का टाइम पीरियड था, इसने ए के पास टाइम पीरियड था 3 साल का, उसको रिकवर करने के लिए इसने सूट नहीं फाइल किया। पैसे तो इसी के थे ना, ये रिकवर तो कर सकता है ना, चाहे 3 साल तक इसने नहीं किया, ये कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता। So the right to debt does not cease to exist only because its recovery is barred by the statute of limitation. A debtor may pay the time barred debt. एक डेटर जो है वो टाइम बार डेट को पे कर सकता है एंड वो उसको क्लेम नहीं कर सकता इस क्विकली के ऊपर दैट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। ठीक है,
Then you will write down section 27. That is an exception to this, where not only the judicial remedy is barred, but also the right also gets extinguished. तो इस तरह से जो है आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करके आओगे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए मेंस के लिए लिमिटेशन के, तो यू कैन जस्ट अप्रोच मी। ठीक है, आपको लिंक जो है, आपको नंबर वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट क्या है, इफेक्ट क्या है, या फिर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, डिस्कस, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। इसमें जो है साथ में हमें क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस a fresh period of limitation discuss under what circumstances a fresh period of limitation shall be computed under the limitation. Fresh period of limitation कहाँ पे commute होगा under the limitation? So this can also be asked. So what is acknowledgement? Acknowledgement होता क्या है? Acknowledgement का मतलब क्या है? सबसे पहले आप वो एक्सप्लेन करोगे। Acknowledgement means a clear admission of the existing liability by the defendant. Acknowledgement क्या है? That means a clear admission of the existing liability by the defendant. Acknowledgement is a statement in writing that a debt is due and unpaid. ये एक statement है writing में कि एक debt जो है वो due है and unpaid है. You will write down the section regarding this, that is section 18 में दिया हुआ है. What is the effect of acknowledgement? Acknowledgement does not enlarge the period of limitation. ये आपके period of limitation को enlarge नहीं करता है, but a fresh period of limitation begins to run from the date of acknowledgement. तो जिस दिन एक्नॉलेजमेंट की उस दिन से जो है फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना स्टार्ट कर जाता है, ये उसको एनलार्ज नहीं करता है। तो यू विल राइट डाउन कि इसका इफेक्ट क्या है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यू विल राइट डाउन कि आप इसमें सर्कमस्टांसेस लिखोगे कि सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, फिर उसमें हम सेक्शन 18 जो है वो मेंशन करेंगे। यू विल राइट डाउन सेक्शन 18 के रिगार्डिंग। सेक्शन 18 में व्हाट इज गिवन इज कि सेक्शन 18 में हमें सर्कमस्टांसेस दिए हुए कि एक्नॉलेजमेंट कब होनी चाहिए, दैट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायरेशन के पहले होनी चाहिए, वो हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए, जो पर्सन एक्नॉलेजमेंट कर रहा है या फिर उसके ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट के साइन होने चाहिए। तो उन पॉइंट्स को जो है आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस एंड आप इसमें जो है केस लॉ भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको याद है तो आप केस लॉ मेंशन कर सकते हो। अगर आप केस का नाम भूल गए हो तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन वन ऑफ इट्स लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस वे में आप जो है अपने आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लीगल डिसएबिलिटी। This is also very important. Legal disability is dealt under which section? That is dealt under section 6. सबसे पहले तो आप section ही mention करोगे। तो लीगल डिसेबिलिटी है क्या? इनएबिलिटी टू सू। ठीक है, इनएबिलिटी एक पर्सन की सू करने की ओइंग टू माइनॉरिटी, इडियोसी एंड लिनियसी। सो सेक्शन जो लिमिटेशन है वो किस दिन से रन करना स्टार्ट करता है? सो जनरली द लिमिटेशन बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, बट सेक्शन 6 इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू दैट जनरल रूल। सो ये कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से रन करना स्टार्ट नहीं करता, not from the date of the accrual of the cause of action, but runs from a subsequent date. कौन सी डेट? the date on which the disability ceased. अगर ये तीन चीजें हैं, माइनॉरिटी, ल्यूनेसी एंड इडियोसी, तभी सेक्शन 6 में वो फॉल करेगा। बर्डन किसके ऊपर लाई करेगा? प्लेंटिफ के ऊपर, जो लीगल डिसेबिलिटी का लेना चाहता है। तो यू जस्ट एक्सप्लेन दिस। आपको ये शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच होके आ सकता है। इसके साथ आपको सेक्शन 9 आ जाता है अटैच होके कि लिमिटेशन एक बार रन करना स्टार्ट कर गया, वो स्टॉप नहीं करेगा, दैट विल कंटिन्यू रनिंग। ठीक है, सेक्शन 9 जो है आपका इसमें साथ में अटैच होके आ जाता है। उसकी सेक्शन 9 की पूरी स्टेटमेंट आ जाती है आपको।
Give me a second. सेक्शन 9 आपको ऐसे करके क्वेश्चन आता है, however once time has begun to run, no subsequent disability. Explain. So one question is that is asked from you.